नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सिद्धू मूसेवाला का कातिल कौन है, ये बात आज इस केस के सबसे बड़े आरोपी ने खुद बताई है और उसने न्यूज 18 इंडिया से फोन पर कहा कि मूसेवाला की हत्या उसने ही की है। ये मूसेवाला मर्डर केस में न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस ने भी इस पर मुहर लगा दी है। यह कातिल उसी बी कंपनी का क्रिमिनल है जिसकी तलाश इस वक्त पंजाब पुलिस समेत देश की टॉप एजेंसियां कर रही हैं। आखिर ये बी कंपनी कौन है और क्यों ये गिरोह दाऊद की डी कंपनी की तरह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। आज न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद तिवारी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंग्स ऑफ पंजाब का कब्जा है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की सबसे बड़ी वजह बन गया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड सुना होगा, अब देखिए पंजाब का अंडरवर्ल्ड। आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। अभी तक आपने मुंबई में गैंग वॉर सुनी होगी, फिल्मों में देखी भी होगी। अब देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। आप देख रहे हैं पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18 पर। मूसेवाला मर्डर का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। अब तक जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, उसे समझने से पहले न्यूज 18 पर सचिन बिश्नोई का कबूलनामा देख लीजिए। न्यूज 18 की इन्वेस्टिगेशन से निकली बातें पंजाब पुलिस से लेकर उन सेंट्रल एजेंसियों तक को चौंका सकती हैं जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में जुटी हुई हैं। उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। किसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। सचिन बिश्नोई कौन है? वो इस वक्त पंजाब और देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी कैसे बन गया, जिस ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा पंजाब हिल गया, जिस मर्डर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। आखिर तिहाड़ से लेकर कनाडा तक पंजाब का अंडरवर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। जिस AN-94 राइफल से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, जिस विदेशी राइफल से मूसेवाला को खत्म किया गया, आखिर ऐसे खतरनाक हथियार मूसेवाला के हत्यारों तक कैसे पहुंचे। इस रिपोर्ट में मूसेवाला का कातिल क्यों हर जवाब के साथ चौंका रहा है। पंजाब क्या देश के सबसे खतरनाक हथियारों का अड्डा बनता जा रहा है। कैसे पंजाब के गैंग्स ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पर विदेशी सेना के कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। आखिर इन गैंग्स के पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं और उनका इतना खुलेआम मर्डर में इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हमने जब ये सवाल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई से पूछा कि उसके पास ये अत्याधुनिक हथियार कहां से आए और उसके बाद उसने इस सवाल का जो जवाब दिया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो कहां से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? इससे भी बड़े हथियार हैं। ठीक है, जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास है। सचिन बिश्नोई ने और क्या बताया, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे असली वजह क्या थी और पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियों को इस वक्त बहुत हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत क्यों है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में न्यूज 18 को ऐसी बातें पता चली है जो 2022 में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन चुकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर की पूरी तहकीकात और गैंगस्टर सचिन बिश्नोई की पूरी बात आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त गैंग्स ऑफ पंजाब के बीच ये दुश्मनी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। लारेन बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को दिए इस इंटरव्यू के अंत में ऐसा क्या कहा जिससे पंजाब की गैंगवार में एक और मर्डर की आशंका जताई जा रही है।
जाहिर तौर पर इस गैंगस्टर की धमकी को बेहद ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये बात आप सबको बता दीजिए कि जो ये बातें फैला रहे हैं ना, वो हमसे आके लड़ लें, ठीक है? हमें बताएं कि कहाँ पे लड़ना है, हम बता देंगे कहाँ। हम अब बहुत जल्दी इनको मारने वाले हैं। अब आपको बताते हैं आखिर पंजाब के सिंगर अलग अलग गैंग्स के निशाने पर क्यों हैं और सिद्धू मूसेवाला इसका सबसे बड़ा शिकार क्यों बने। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर ने एक बात बहुत साफ कर दी है और वो ये कि पंजाब में गैंग बहुत आराम से ऑपरेट कर रहे हैं। इसे लेकर सचिन बिश्नोई ने भी बहुत हद तक बात साफ कर दी है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए वो बातचीत जो सचिन बिश्नोई से हुई, क्योंकि यहीं से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का सबसे बड़ा लिंक मिलेगा, मर्डर की सबसे बड़ी वजह पता चलेगी और पंजाब में कितने और सिद्धू मूसेवाला खतरे में हो सकते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ये मूसेवाला मर्डर की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कातिल भी सामने हैं और मर्डर की सबसे बड़ी वजह भी। आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही काम के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और सिद्धू मूसेवाला मर्डर के फौरन बाद उसका नाम इस कत्ल से जुड़ गया। तिहाड़ से लेकर कनाडा तक लिंक मिलने की बात हो चुकी है और इसमें मर्डर करने वाला सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया वो है सचिन बिश्नोई का। सचिन बिश्नोई कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई से मैंने फोन पे करीबन 6 मिनट बात की। इस फोन की बातचीत से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब की गैंगवार अभी रुकने वाली नहीं है और अभी पंजाब में काफी खून खराबा हो सकता है। अब डिटेल में जानिए कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी कि सचिन बिश्नोई ने उनकी हत्या करने का फैसला कर लिया। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सचिन बिश्नोई ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके साथी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कहा कि हमने मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में क्रिमिनल वर्ल्ड के 3 बड़े चेहरे सामने आए। इन तीनों को गौर से समझेंगे तो मूसेवाला के मर्डर के पीछे नई बातें पता चलेंगी। पहला है गोल्डी बरार। ये कनाडा में बैठा है और इसी ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्या को लेकर इसकी लॉरेंस बिश्नोई से बात हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई ये बिश्नोई गैंग का सरगना है। इस गैंग में 600 से 700 बदमाश हैं और इनका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है और उसका काम सचिन बिश्नोई ही करता है। तीसरा है काला जठेड़ी जो लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम पार्टनर है। ये मकोका केस में गिरफ्तार हुआ था और कई राज्यों में इस पर केस दर्ज है। इस पर 5 लाख का इनाम था। उससे भी इस केस में पूछताछ हो रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश दिल्ली की तिहाड़ जेल में रची गई। देखिए कि सचिन बिश्नोई ने और क्या बातें न्यूज़ 18 को बताई हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिड्डू खेड़ा? जितने भी हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। इस बीच न्यूज़ 18 को पंजाब की फतेहाबाद से एक वीडियो मिला है
जिसमें 2 ऐसे संदिग्ध लोग रिकॉर्ड हुए हैं जो मूसेवाला के मर्डर में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों एक बोलेरो गाड़ी में डीजल भरवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो शूट आउट से पहले का है। पुलिस को शक है कि ये वही बोलेरो गाड़ी हो सकती है जो मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल की गई थी। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा एंगल भी सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसी जुड़े अधिकारी बताते हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड में कई दशकों तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड का कब्जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में तमाम गैंगस्टर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद ये बात अब सब जान चुके हैं कि पंजाब में 2 गैंग्स एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग। लेकिन बम्बीहा की मौत के बाद इस गैंग की कमान आर्मेनिया में बैठे गैंगस्टर लकी पटियाल ने संभाल ली थी। इसके बाद पंजाब की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा करने का या अपना दबदबा कायम करने और पैसे की चाह की खातिर बम्बीहा गैंग ने अपनी म्यूजिक कंपनी खोल दी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पे कब्जा जमाने के लिए ठग्स लाइट और गोल्ड मीडिया जैसी कंपनियों ने कई सिंगर्स को अपने खेमे में जुटाना शुरू किया और फिर नए हथकंडे भी अपनाए। पंजाब में हर गैंगस्टर अपने खेमे में पॉपुलर सिंगर्स को रखना चाहता है। वो किस शो में गाने गाएं, वहां से मिलने वाले पैसे का कमीशन कौन लेगा, ये यही गैंग तय करते हैं। सिद्धू मूसेवाला से लॉरेंस गैंग या किसी और गैंग ने वसूली की थी या नहीं, ये बात तो सिर्फ सिद्धू ही जानते होंगे जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कैसे इन दोनों कंपनियों के करीबी बने। पंजाब के कई लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने इन दोनों कंपनियों के बैनर तले गाने गाए जो काफी हिट भी रहे। इन दोनों कंपनियों से जुड़े अर्शदीप, मनदीप धालीवाल भी एक तरह से बम्बीहा गैंग से ही जुड़े थे, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिसका नाम लकी पटियाल के लिए वसूली करने में आता है। अगस्त 2021 में मोहाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ये सभी जानती हैं कि पंजाब के सिंगर्स और एक्टर से पंजाब के गैंगस्टर लगातार प्रोटेक्शन मनी वसूल करते आए हैं। वहीं न्यूज 18 इंडिया ने अप्रैल के महीने में ही खुलासा कर दिया था कि पंजाब के अकाली नेता विक्की की हत्या के पीछे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के वर्चस्व की लड़ाई है। ये रंजिश उबाल खाती गई और मई के आखिर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सचिन बिश्नोई, आप बोलते हैं कि आपके और लॉरेंस बिश्नोई के जो आदर्श हैं वो शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है, और शहीद हमारे नहीं पूरे भारत के आदर्श है वो, ठीक है, वो हमारे नहीं पूरे भारत के आदर्श है। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत यातनाएं सही थी, इसलिए वो हमारे आदर्श। फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी पहेली AN-94 राइफल भी बन चुकी है। इसी ऑटोमेटिक राइफल से इस हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया गया। ये AK-47 का आधुनिक वर्जन है, जिसकी बैरल ज्यादा लंबी है और फायरिंग रेंज भी 2 गुनी यानी करीब 700 मीटर है। इस मर्डर में ऐसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होना बड़ी जांच का मुद्दा है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर रूस में बनी AN-94 जैसी खतरनाक राइफल पंजाब कैसे पहुंची और फिर ये हथियार गैंगस्टर तक कैसे पहुंच गए। वैसे हथियारों को लेकर सिद्धू मूसेवाला का शौक भी जगजाहिर था, क्योंकि उन्होंने अपने कई म्यूजिक वीडियो हथियारों के साथ फिल्माए थे। गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले मूसेवाला की मौत की बड़ी वजह भी ऐसा ही एक हथियार बना। सोशल मीडिया पर मूसेवाला के 1 करोड़ से ज्यादा फैन फॉलोअर हैं। अपने वीडियो सॉन्ग में भी उनके हाथों में बंदूक रहती थी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी रूस में बनी AN-94 राइफल के इस्तेमाल की ही बात सामने आई। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है।
पहले ये चलन ना के बराबर था, लेकिन जिस तरह पंजाब में गन कल्चर बढ़ा, अब शायद ही कोई दूसरा उभरता पंजाबी सिंगर होगा जिसके गाने में बंदूक या खून खराबे का जिक्र ना हो। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक वीडियो इसकी मिसाल हैं, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां और हथियारों का प्रदर्शन बहुत आम था। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की नजदीकियां गैंगस्टर लकी पटियाल गैंग से जुड़े कई लोगों के साथ थी। यही वजह है कि जब अकाली नेता विक्की मिद्दूखड़ा के कातिलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा तो सीधे तौर पर पहली बार सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि अब पंजाब में गैंग बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी। इसलिए ऐसे गैंग्स के टारगेट पर सिद्धू मूसेवाला आखिरी आर्टिस्ट थे। इसकी गारंटी तो ये गैंगस्टर भी नहीं दे रहे। आप कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको, आपने सिद्धू मूसेवाले से। आप कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है? ये जो बातें कर रहे हैं ना, कुछ इन से अभी एक मरेगा। ये वार्निंग खतरनाक है और डराने वाली है। अगर ऐसे गैंग्स पर अभी काबू नहीं पाया गया तो पंजाब के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इनकी पहुंच अब हथियारों तक भी है, जिससे दाऊद की डी कंपनी भी लैस रही है और आतंकियों के तो ये पसंदीदा हथियार हैं। यूक्रेन युद्ध के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100वें दिन की ग्राउंड रिपोर्ट काफी सनसनीखेज है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 500 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेन में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे आधे से ज्यादा विदेशी मिलिशिया ने अपने हथियार डाल दिए हैं। उनकी तादाद अब आधी से भी कम रह गई है। वहीं डॉनबास की जीतने के लिए पुतिन ने अब फाइनल अटैक शुरू कर दिए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या जून में ही ज़ेलेंस्की ये युद्ध हारने जा रहे हैं? जवाब आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध के 100 दिन। रूस के कब्जे में 20% यूक्रेन। पूरब से दक्षिण तक घमासान। यूक्रेन से भाग रहे विदेशी लड़ाके। दिन लंबे युद्ध के बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। डोनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से बंदूक उठाए विदेशी लड़ाके अब रण छोड़कर भाग रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मददगार बनकर जंग लड़ने यूक्रेन पहुंचे विदेशी सैनिकों की तादाद अब आधी रह गई है।
रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से 6,600 से ज्यादा विदेशी लड़ाके जंग में शामिल थे, लेकिन 100 दिनों की लड़ाई में अब उनकी संख्या 3,500 पर ही सिमट गई है। We note that the inflow of foreign mercenaries to Ukraine to take part in combat operations against the Russian armed forces has virtually dried up since the beginning of May. According to the data of our disposal, the total number of foreign mercenaries in Ukraine has now been almost halved from 6,600 to 3,500. At the same time, the number of mercenaries and combat units of the Ukrainian armed forces and National Guard in Donbass has decreased by orders of magnitude. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों विदेशी लड़ाकों की तादाद तेजी से कम हो रही है? क्या विदेशी सैनिकों की जंग में मौत हो गई है, या फिर रूस की सेना से डर गए हैं विदेशी सैनिक? क्या विदेशी लड़ाकों का युद्ध से मोहभंग हो गया है? फरवरी की आधी रात जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो दुनिया को लगा कि बस 2-4 दिनों की बात है, 48 से 100 घंटों के भीतर ही कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन सारे कयास फेल हो गए। क्योंकि यूक्रेन के पास अपनी सेना के साथ साथ विदेशी लड़ाकों का एक बड़ा दस्ता था, जिनके युद्ध कौशल पर सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को भरोसा था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग के दौरान दुनिया के 63 देशों से 6,600 से ज्यादा विदेशी सैनिक यूक्रेन पहुंचे थे। इनमें सबसे ज्यादा पोलैंड से आए सैनिक थे, जिनकी तादाद 1717 थी, जबकि 1,500 से ज्यादा विदेशी सैनिक अमेरिका, कनाडा और रोमानिया से यूक्रेन पहुंचे थे। इसके अलावा करीब 300 विदेशी सैनिक यूके और जॉर्जिया से भी आए थे। वहीं 200 के करीब लड़ाके सीरिया से यूक्रेन पहुंचे थे। लेकिन अब 100 दिन बाद रूस ने दावा किया है कि इनमें से आधे से ज्यादा विदेशी लड़ाकों ने अब यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के ऐलान के बाद पुतिन की योजना 15 दिनों में ही कीव पर कब्जा जमाकर युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाने की थी। दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म देने का पूरा प्लान था। लेकिन यूक्रेन अगर आज भी रूस को जंग में उलझाए हुए है, तो उसके पीछे की एक वजह यूक्रेन की सेना के साथ साथ विदेशी लड़ाकों की ताकत को भी माना गया। विदेशी सैनिकों की संख्या में कमी के रूस के दावे पर अगर यकीन कर भी लिया जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन की सेना 100 दिन बाद भी पुतिन के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है। युद्ध अब पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में शिफ्ट हो चुका है। डॉनबास की लड़ाई में रूस ने अपनी पूरी ताकत फूंक रखी है। दिन के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया, इज़ियम, स्लोवियानस्क,
पोपान्सना, रुबीजनी, लिसिचांस्क और लिमान शहर में रूस ने युद्ध को और तेज कर दिया है। नौबत यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क के 20% से भी कम हिस्से पर अब यूक्रेन की सेना का कंट्रोल बचा है। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। अगर इस नजरिए से यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो लगता है कि पुतिन अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि 100 दिनों में युद्ध में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने इन्हीं 100 दिनों में रूस की सेना को खार्किव और कीव से पीछे धकेला था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास के इलाके पर कब्जा रख पाना पुतिन के लिए आसान होगा? ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब यूक्रेन का ये दावा सामने आता है कि रूस के 500 से भी ज्यादा सैनिकों ने हालात के डर से जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। सबूत के तौर पर यूक्रेन की मीडिया में रूसी सेना के व्हाट्सएप चैट की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों में रूसी भाषा में 2 सैनिकों के बीच बातचीत का ब्यौरा है, जिनमें लिखा गया है पहले से ही 500 सैनिकों की मनाही का आवेदन आ चुका है, 7 और लोगों ने भी मना कर दिया है। मैनेजमेंट को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। पैरा ट्रूपर्स के कमांडर जो अभी युद्ध के मैदान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द ले जाने के लिए कह रहे हैं। वो या तो मौत के मुंह में जा रहे हैं या फिर युद्ध के मैदान से सलाखों के पीछे। यूक्रेन के इस दावे में कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पहली बार भी नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की है। इससे पहले भी यूक्रेन रूस को लेकर बड़े बड़े दावे करता आया है। यानी रूस को लेकर यूक्रेन जो भी दावे कर रहा है, जमीन पर उसकी हकीकत कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देश किसी भी कीमत पर जंग को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और 100 दिन की लड़ाई के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये मान चुके हैं कि यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। दिनों से जलते यूक्रेन में तबाही क्या पुतिन पर प्रतिबंध लगाने से थम जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आए दिन कभी अमेरिका, कभी यूरोपीय यूनियन पुतिन और उनके करीबियों पर नए नए बैन लगा रहे हैं। अमेरिका ने ताजा प्रतिबंध लगाया है पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त पर, जो पुतिन का मनी मैनेजमेंट देखते हैं, जो पुतिन की बेटी के गॉडफादर भी हैं। कैलेंडर में तारीखें तो रोजाना बदल रही हैं, लेकिन यूक्रेन की तस्वीरें 100 दिनों बाद भी बम, गोले, बारूद और मिसाइलों वाली ही। इधर पूरी दुनिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त की है। पुतिन के इसी दोस्त सर्गेई रोल्डोगिन पर अमेरिका ने ताजा प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध इतने कड़े हैं कि अरबपति रोल्डोगिन के यॉट तक को सीज कर लिया गया है। रोल्डोगिन पुतिन के कितने करीबी हैं ये जान लीजिए, फिर रूस और पुतिन के खिलाफ लगाए अब तक के सारे प्रतिबंधों की डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। सर्गेई रोल्डोगिन पुतिन का पूरा मनी मैनेजमेंट देखते हैं। रूस के आर्थिक साम्राज्य को मैनेज करने वालों में इनका नाम शामिल है।
साल 2016 में पनामा पेपर लीक में इनका नाम आया था। सरगेई पर रूसी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के अवैध लोन पास करवाने के आरोप लगे थे। अमेरिका से पहले रूस को लेकर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंधों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 26 नामों में एक रोल्डुगिन का भी नाम है। इतना ही नहीं, सरगेई रोल्डुगिन पुतिन की सबसे बड़ी बेटी मारिया बुतीना के गॉडफादर भी हैं। खुद पुतिन 70 साल के सरगेई रोल्डुगिन को लेकर बयान दे चुके हैं और पनामा पेपर्स लीक में उन्हें क्लीन चिट भी दे चुके हैं। Panama Papers, this massive series of leaked documents about offshore bank accounts, he's got assets, this cellist, of at least $100 million, including a 1/8 stake in Russia's biggest TV ad agency, a $6 million yacht, a stake in a truck manufacturer, a 3% interest in a Russian bank. He must be one heck of a musician. Вы знаете, я не You know, I'm not aware of his business affairs, его бизнеса, его of what he does. But believe me, I know for certain that his actual income is just enough to buy those musical instruments. чтобы купить эти музыкальные инструменты. Everything else is just paper. It's just moving paper around. असल में पुतिन को रोकने के लिए प्रतिबंधों का सहारा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों ले रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार-बार रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग करते रहते हैं। Погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела. कहते हैं जब दुश्मन मजबूत हो तो सीधी जंग के साथ उसकी रसद पर भी हमला करना चाहिए। उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, जंग में जीत के आसार बढ़ जाएंगे। इसी थ्योरी के तहत अमेरिका और यूरोप की कई दिग्गज कंपनियों ने यूक्रेन से युद्ध करने में लगे रूस से साझा व्यापार खत्म कर दिया है। अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर रोक लगा दी है। रूस पर कई तरह के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं और अब पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स यानी कुलीनों और अरबपति दोस्तों पर प्रतिबंधों की झड़ी लग गई है। सरगेई रोल्डुगिन इन्हीं में से एक है जिन्होंने पुतिन को और जिनको पुतिन ने हर तरह से मजबूत बनाया। यही वो तथ्य है जिसे अमेरिका बखूबी पहचानता है और पुतिन के पैसों को ब्लॉक करने के लिए नए-नए बैन लगा रहा है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का आलम यह है कि 2 दिन पहले ही यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर आंशिक प्रतिबंध पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात में 90% की कटौती करने का फैसला लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कई किस्तों में रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ताज़ा समझौता उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। इसके पहले अमेरिका पुतिन के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति की बेटियों मारिया बुतीना और कातेरिना तिखोनोवा, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीवी और बच्चे और रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों में पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव भी शामिल हैं। रूस के 2 बड़े बैंकों स्बर बैंक और अल्फा बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ज़ेलेंस्की को यही तो चाहिए, अमेरिका और यूरोप से हथियारों की सप्लाई होती रहे और रूस के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंधों का दौर चलता रहे। Відключення одного з найбільших російських банків Сбербанку від СВІФТу в рамках 6-го санкційного пакету. Нарешті припинення мовлення російських дезінформаційних каналів в Європі та нові персональні санкції. Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює 6-й пакет, одразу почнемо готувати. यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों पुतिन को टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर भी बैन का ऐलान किया जा चुका है। इन प्रतिबंधों का सीधा मतलब है कि रूसी पैसों का लेन देन रोक दिया जाए। रूसी नागरिक अमेरिका और यूरोप में एंट्री नहीं कर पाएं। रूसी बैंक इंटरनेशनल कारोबार नहीं कर पाएं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दौर का नतीजा आज यहाँ तक पहुँच गया है कि
रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। रूस ने ईरान, उत्तर कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर अब तक 5,530 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुतिन की सेहत पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। उन देशों की लिस्ट देखिए जिसने रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। रूस पर सबसे ज्यादा 568 पाबंदियां स्विट्जरलैंड ने लगाई हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन 518, फ्रांस 512 का नंबर आता है। अमेरिका ने अब तक रूस पर 243 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। कनाडा ने पुतिन और 1000 रूसी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूसी पत्रकारों, अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। रूस पर इतने बैन लगाए गए हैं कि अब तक उसे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। इसका कारण जानना भी बहुत जरूरी है। असल में प्रतिबंध तब कारगर होते हैं जब मुल्क साथ मिलकर काम करते हैं और उनका इस्तेमाल एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं किया जाता। उद्देश्य बदलना और बेहद कड़ी शर्तें भी स्थिति बिगाड़ सकती हैं। आखिर में प्रतिबंध कितने कारगर होंगे ये निर्भर करता है कि उस देश की प्रतिक्रिया पर जिस पर ये लगाए गए हैं। यानी केवल पुतिन जानते हैं कि ये प्रतिबंध उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए बाध्य कर सकते हैं या नहीं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि रूस को दंडित करने की कोशिश में अमेरिका और उसके साथी देशों ने अपनी जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन के मई महीने के आंकड़े जारी हुए। इसके मुताबिक वहां मई में खाद्य मुद्रास्फीति की दर 4.3% तक पहुंच गई, जो अप्रैल 2012 के बाद की सबसे ऊंची दर है। मतलब रूस पर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उल्टा असर भी हो रहा है, जिससे रूबल को गिराने के लिए रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगाई गई। पुतिन ने गैस और तेल की कीमत रूबल में वसूल कर उसका भी गणित उल्टा कर दिया। अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने अपने आकलन के आधार पर कहा है कि रूसी मुद्रा रूबल इस साल अब तक दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा साबित हुई है। उधर लंदन की मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने एक अध्ययन के आधार पर कहा है कि रूस में इस साल रिकॉर्ड व्यापार मुनाफा होगा। यानी पुतिन को रोकने के लिए प्रतिबंधों वाली चाल नहीं चल पा रही। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पश्चिमी देशों ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए तब